फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो well, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here, your savior is back with another amazing savior series called as One Shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे. डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का. तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए. और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा. ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो नोट्स हो गए, मेंटोर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है. ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं. तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है. तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से. नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे. जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं. पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार. आईक्यू का सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच. जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है. उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी. तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं. छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का. आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट. तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार. तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना. कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इंप्रूवमेंट भी बता सकते हो. वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो. मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं. ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा. एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है. ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की एक यूनिट की वन शॉट बनती होगी. इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट. तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मैंडेटरी नहीं है. ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसेबल है, कंप्लीटली फ्री है. बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो. एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे. तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. तो अब हम आ गए हैं अपने ऊप्स के यूनिट 4 पर और अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है स्ट्रीम्स. ओके, सो इन जावा स्ट्रीम्स आर द सीक्वेंस ऑफ डेटा दैट आर रेड फ्रॉम अ सोर्स एंड रिटन टू अ डेस्टिनेशन. स्ट्रीम्स कुछ नहीं होता, बस एक डेटा सीक्वेंस होती है, तो जिसे हम किसी सोर्स से रीड करते हैं, मतलब इनपुट लेते हैं और कहीं पे आउटपुट देते हैं, यानी कि राइट करते हैं एक डेस्टिनेशन पे. ठीक है. An input stream is used to read data from source and an output stream is used to write data to the destination. तो हमारी जो इनपुट स्ट्रीम होगी वो हम सोर्स से इनपुट लेंगे और जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम होगी उसे हम डेस्टिनेशन पे आउटपुट देंगे. सिंपल सी बात है. इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेंगे, आउटपुट स्ट्रीम से आउटपुट देंगे. फिर हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स के पास. सो हमारे पास on the basis of depending upon the data a stream holds, it can be classified into 2 parts. पहली चीज आती है बाइट स्ट्रीम, दूसरी चीज आती है कैरेक्टर स्ट्रीम. तो हमारी स्ट्रीम जो होती है वो 2 तरीके की होती है डिपेंडिंग अपॉन हम कैसा डेटा होल्ड कर रहे हैं. पहली होती है बाइट स्ट्रीम. सो बाइट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड एंड राइट अ सिंगल बाइट, बेसिकली मींस 8 बिट्स ऑफ डेटा. तो बाइट स्ट्रीम से हम क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठे 8 बिट ऑफ डेटा को चेंज कर सकते हैं, एक सिंगल बाइट को रीड या राइट कर सकते हैं. All byte stream classes are derived from the base abstract class called input stream and output stream. तो जितनी भी हमारी byte stream classes है उसे हम derive करते हैं from base abstract class, जिसे हम कहते हैं input stream और output stream. तो basically हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके की streams हैं, byte stream और character stream, और byte stream के अंदर हमारे पास 2 abstract classes हैं जिन्हें हम कहते हैं input stream और output stream.
फिर हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा, सिंगल कैरेक्टर ऑफ डेटा। मतलब अब हम जो डेटा है उसको सिंगल सिंगल कैरेक्टर करके रीड और राइट करेंगे। ओके, ऑल द कैरेक्टर्स all the character stream classes are derived from base abstract class reader and writer। so जैसे हमारे अंदर बाइट स्ट्रीम के अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट क्लास थी, वैसे ही हमारे कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर एक रीडर और एक राइटर क्लास है। ठीक है, अभी एक बारी हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो जो हमारी जावा की स्ट्रीम क्लासेस हैं, हम उसे दो में डिवाइड करते हैं। बाइट बाइट स्ट्रीम क्लासेस जो 8 बिट डेटा को चेंज करती हैं, 8 बिट स्लैश 1 बाइट। ओके, और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस जो एक एक करके कैरेक्टर वाइज चेंज करती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैर 1 कैर। ओके, अब हमारे पास बाइट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर दो और क्लासेस आती हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लासेस और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। हालांकि वही सेम चीज कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस के अंदर हमारी रीडर क्लासेस और राइटर क्लासेस के थ्रू होती है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम से हम इनपुट लेते हैं, आउटपुट स्ट्रीम से हम आउटपुट देते हैं, रीडर क्लासेस से हम रीड करते हैं, मतलब इनपुट लेते हैं मगर कैरेक्टर फॉर्म में, और राइटर क्लासेस से हम राइट करते हैं, आउटपुट देते हैं मगर कैरेक्टर फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज इनपुट स्ट्रीम क्लास। सो इनपुट स्ट्रीम क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम। इट इज द रूट क्लास फॉर रीडिंग बाइनरी input output data। It is a super class of all the classes representing an input stream of bytes। मतलब जब भी हमें कोई भी इनपुट क्लास बना, जब भी हमारे पास कोई इनपुट लेने की क्लास होती है, ठीक है, जिससे हम क्लास ले सकते हैं, ये उसका एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका सुपर क्लास है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बाइट स्ट्रीम क्लासेस थी, उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी। इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर इनपुट स्ट्रीम क्लास एक सुपर क्लास है, एक पेरेंट क्लास है अब ऑफ ऑल अदर क्लासेस, जैसे ये सब उसकी चिल्ड्रन क्लासेस हैं। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, सो ये सब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बट ऑल दे डू इज टेक एन इनपुट। ये एक इनपुट लेंगे, ये सारी क्लासेस इनपुट लेने के लिए ही होती हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा सब में डिफरेंस होता है, सब अपना अपना कैरेक्टराइज्ड होते हैं, सब अपना अपना एट्रीब्यूट्स होते हैं सबके। ठीक है, तो वो हर कोई क्लास मॉडिफाइड है अकॉर्डिंग टू व्हाट इट वांट्स टू टेक द इनपुट, बट अल्टीमेटली इट वांट्स टू टेक द इनपुट। Since input class is an abstract class, we cannot create an object of this class. We must use subclasses of this class to create an object। Okay, several subclasses of Java input stream can be used for performing several input functions। अब एक बार देख लेते हैं इसकी सब क्लासेस क्या है, जो हमने बात करी थी कि जो हम मॉडिफाई करते हैं। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, इट एड्स बफरिंग एबिलिटी टू एन इनपुट स्ट्रीम। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, सेम थिंग। ठीक है, इनपुट ले रहा है बट बफरिंग एबिलिटीज ऐड कर ली है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम दैट रीड्स डेटा फ्रॉम अ बाइट एरे, एक पर्टिकुलर बाइट एरे से डेटा रीड करती है, तो ले तो इनपुट ही रही है पर बाइट एरे से ले रही है, इससे मॉडिफाई हो गई है। ओके, data input stream, it reads bytes from the input stream and converts them into appropriate primitive type values or strings। Okay, object input streams for object, file input stream, this is an input stream reads bytes from a file। Okay, so everything here takes an input, but it is characterized slash modified according to the needs। अब इसके इनके मेथड्स देख लेते हैं। तो जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम पैकेज के अंदर हमारे पास आते हैं कुछ मेथड्स, जो कि ऑब्वियसली इन क्लासेस के मेथड्स हैं। और ये सभी मेथड्स जो हैं, ये सभी मेथड्स कैसे हैं, ये इनपुट लेने वाले हैं, जैसे इंट रीड बाइट, इंट रीड बाइट बी, इंट एन एम, ओके, इंट अवेलेबल, वॉइड क्लोज। सो ये सब दीज आर ऑल इनपुट मेथड्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस पे जावा की। तो आउटपुट स्ट्रीम क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इट इज अ रूट क्लास फॉर राइटिंग बाइनरी डेटा। इट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट एन आउटपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स।
ओके, सो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम थी वैसे ही हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम भी है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं। सिंस ऑल द इनपुट since the input stream output stream is an abstract class, therefore we cannot create an object of this. Several subclasses of output can be used for performing several output functions. इसमें भी आउटपुट फंक्शंस हैं, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। और इसके जो सारे फंक्शंस हैं वो भी राइट वाले हैं। void write, ओके, int b, byte f, okay, void flush, everything is about writing. Output stream class defines the following methods in java.io.outputStream package. Okay, अब हमारे पास आ जाती है रीडर एंड राइटर। तो क्या होता है, जावा रीडर इज द बेस क्लास ऑफ ऑल द रीडर्स इन जावा आईओ एपीआई। सब क्लासेस इंक्लूड बफर रीडर, पुशबैक रीडर, इनपुट रीडर। तो जैसे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम थी बाइट क्लास के बाइट के अंदर, ओके, जैसे हमारे पास जो बाइट स्ट्रीम थी उसके अंदर हमारे पास थी इनपुट स्ट्रीम, वैसे ही सेम काम करती है हमारी रीडर क्लासेस। ओके, बाइट स्ट्रीम क्लास के अंदर थी हमारी इनपुट स्ट्रीम, वैसे ही कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर है हमारी रीडर्स की रीडर क्लासेस। अब रीडर क्या करता है, रीड करता है, इनपुट लेता है पर कैरेक्टर फॉर्म में। और राइटर क्या करता है, इज द बेस क्लास ऑफ ऑल द राइटर्स इन जावा आईओ एपीआई। सब क्लासेस इंक्लूड बफर्ड राइटर, प्रिंट राइटर अमंग्स द अदर्स। सेम थिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी प्री डिफाइंड स्ट्रीम में। तो एवरी लैंग्वेज हैज सम प्री डिफाइंड स्ट्रीम फॉर इट्स यूजर एंड जावा इज वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस। तो सारी लैंग्वेज में कुछ कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स होती हैं और जावा में भी है। 3 Java predefined streams or standard streams are available in java.lang.system class. ठीक है, तो हमारे पास जावा में 3 प्रीडिफाइंड स्ट्रीम्स हैं। तो पहली है सिस्टम इन, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। दिस स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम प्रोग्राम। और ये किस चीज से एसोसिएटेड है, कीबोर्ड से एसोसिएटेड है, क्योंकि हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो दैट वी नीड टू टाइप दैट इनपुट, सो इट इज एसोसिएटेड विद द कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट। सिस्टम डॉट आउट, अब ये क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम फॉर आउटपुट है, ठीक है। दिस स्ट्रीम इज यूज फॉर राइटिंग डेटा। अब प्रोग्राम से कुछ आउटपुट निकलेगा तो कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, स्लैश कॉन्सोल पे दिखेगा। तो इसके साथ कौन सा पार्ट एसोसिएटेड है, मॉनिटर या कॉन्सोल, ठीक है। फिर हमारे पास है एक सिस्टम डॉट ई आर आर, दिस इज स्टैंडर्ड स्ट्रीम फॉर एरर। अब हमें एरर शो होगा तो कहाँ शो होगा, अगेन ऑन द स्क्रीन स्लैश कॉन्सोल। सो कॉन्सोल इसका डिफॉल्ट है फॉर द यूजर्स, डिफॉल्ट एसोसिएटेड पार्ट, ठीक है। अब हम आ गए हैं व्हाट आर आईओ एक्सेप्शंस। So input output exceptions. In Java, an IO exception occurs when an input/output operation fail or is interrupted. So मान लीजिए हम कोई काम करा रहे हैं अपनी IO स्ट्रीम के साथ और कोई इनपुट या आउटपुट फंक्शन हो जाता है फेल या फिर इंटरप्ट, तो हमें फेस करना होता है एक IO exception. This can happen during scenarios like reading from or writing to a file, network communication, or when interacting with a file system. कि जब हम फाइल सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, जब हम अपनी स्ट्रीम्स का यूज कर रहे होते हैं, तब कुछ हमें एक्सेप्शन आ जाता है, कोई अनप्रिडिक्टेबल एरर आ जाता है, उसे हम कहते हैं आईओ एक्सेप्शन। तो कैसे कैसे आईओ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड, ये भी एक आईओ एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन, कैर कन्वर्जन एक्सेप्शन, क्लोज कनेक्शन एक्सेप्शन, सॉकेट एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो दीज आर ऑल आईओ एक्सेप्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रीडर एंड राइटर के एक बारी छोटे से कोड पे, ठीक है। वी शुड नो हाउ टू कोड। तो लेट्स सी व्हाट हाउ वी आर कोडिंग। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी java.io की इनपुट क्लास। तो ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, ठीक है। तो java.io स्टार करके हमने ये इंपोर्ट कर ली है लाइब्रेरी। अब मेरी क्लास क्या है, मेरी क्लास का नाम है हैप्पी, ये मेरी मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं बनाऊंगी एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है, आईओ एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। तो मैंने कैच में तो कुछ नहीं भरा है, रिटर्न कर दिया बस। बट ट्राई में मैंने क्या किया है, पहले मैं क्या करूंगी, आई एम ट्राइंग टू राइट, आई एम यूजिंग राइटर, ओके। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल बफर्ड राइटर, बफर्ड राइटर का क्लास, ठीक है। दिस इज बफर्ड राइटर की क्लास। और bw क्या है हमारा,
वेरिएबल, फिर हम क्या करते हैं न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बफर्ड राइटर की क्लास bw वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर बफर्ड राइटर, ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, अब इसमें हम एक पैरामीटर डाल रहे हैं। क्या पैरामीटर डाल रहे हैं? न्यू फाइल राइटर, हमने एक नया फाइल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम पाथ ऑफ द फाइल, पाथ ऑफ द फाइल डालेंगे विद डबल स्लैशेस हर लाइन पे, ठीक है। हर जगह डबल स्लैशेस, जहां भी एक एक सिंगल सिंगल स्लैश होता है उसे हम डबल 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 कर देंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी फाइल का नाम। तो मेरा फाइल का नाम है momo.txt, ओके। अगेन bw.write, अब हम क्या करेंगे, हम अपने bw को बुला रहे हैं, हम अपने वेरिएबल को बुला रहे हैं, उस पर डॉट ऑपरेटर लगा के कह रहे हैं कि भाई राइट मेथड यूज करना है। राइट, क्या राइट करवाना है? स्ट्रीम्ड एंड फ्राइड, ये स्टीम्ड होना चाहिए था, बट मेरी वजह से कोई टाइपिंग एरर आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज स्टीम्ड एंड फ्राइड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने bw डॉट क्लोज कर दिया। अब मैंने ये क्लोज क्यों किया? क्योंकि जब भी हम फाइल्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो फाइल हमारा एक रिसोर्स है, हमें अपने रिसोर्सेज को खोलने के बाद बंद भी करना होता है। वी नीड टू क्लोज आवर रिसोर्सेज। और क्या लिखा हुआ आ गया? स्ट्रीम्ड एंड फ्राइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर डाल दिया था, इसीलिए यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रीम्ड एंड फ्राइड आया है, अदरवाइज इट शुड बी स्टीम्ड। और ये कौन सी फाइल में बना है? momo.txt, और हमने फाइल का नाम क्या लिखा था? momo.txt। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरी को, ओके। पहले हमने लाइब्रेरी करी इंपोर्ट, उसके बाद हमने डाला ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। कैच ब्लॉक में रिटर्न कर दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने क्या बफर राइटर को बुलाया, क्योंकि मुझे राइट करना है, ठीक है। तो मैंने बुलाया बफर राइटर को, बफर राइटर की क्लास, ओके। बफर राइटर की क्लास, फिर आएगा मेरा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मैंने रख दिया bw, ओके। इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ एक क्लास का। उसके बाद मेरी बफर राइटर वाली क्लास, अब मैं पैरामीटर में क्या डाल रही हूँ? न्यू फाइल राइटर, क्योंकि हमें एक नई फाइल में बनाना है, ठीक है। अब फाइल का नाम क्या आएगा? मैं पहले उसका पाथ लिखूंगी पूरा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ चाहिए ये फाइल, और उसमें डालूंगी डबल स्लैशेस, हर एक स्लैश की जगह डबल स्लैशेस डालूंगी, और लास्ट में लिख दूंगी अपनी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है momo.txt। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने बफर राइटर को बुलाना है, हे बफर राइटर, डॉट ऑपरेटर लगा दूंगी और बोलूंगी कि राइट मेथड को बुलाओ। राइट मेथड को बुलाया। अब राइट मेथड बोल रहा है कि भाई क्या लिखना है, तो इसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी कि मुझे लिखना है स्टीम्ड एंड फ्राइड, ठीक है। उसने बोला ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बोला बफर राइटर, अब आप आ ही गए हो तो अब आप काम करने के बाद क्लोज भी हो जाओ, क्योंकि मेरा रिसोर्स फ्री कर दो। आई डोंट वांट माय रिसोर्स टू कंटिन्यूअसली यूटिलाइज, ठीक है। तो मैं अपना रिसोर्स क्लोज भी करवा दूंगी, तो मैं bw को डॉट क्लोज से क्लोज कर दूंगी, क्योंकि इट इज माय रिसोर्स, आई नीड टू यूज इट जुडिशियली। फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे momo.txt नाम की एक फाइल बन जाएगी, जिसमें जो भी मैंने स्ट्रिंग पास करी थी वो लिखी हुई आ जाएगी, तो स्टीम्ड एंड फ्राइड आ जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने राइटर फंक्शंस पे, अब हम आ गए हैं अपने राइटर फंक्शन पे। अब हम राइटर तो कर लिया, सॉरी, अब हम रीड करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें फाइल में क्या लिखा था। हमने इंपोर्ट करी लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमने अपनी मेन क्लास के अंदर आ गए और हमने ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। कैच मैंने कुछ नहीं किया, रिटर्न भेज दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, बफर्ड रीडर जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका वेरिएबल है br, न्यू कंस्ट्रक्टर और बफर्ड रीडर। फिर सेम थिंग, न्यू फाइल रीडर, ठीक है, न्यू फाइल रीडर, नई फाइल रीडर, ठीक है। नए फाइल रीडर को कॉल किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, अपना पाथ डाल दिया है विद डबल स्लैशेस, और लास्ट में दे दिया है फाइल का नाम कि मेरे को कौन सी फाइल रीड करवानी है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग एस, ओके, स्ट्रिंग एस करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है। बट फिर मैंने एक लूप चलाया है, वाइल लूप। तो मैंने बोला वाइल s इज इक्वल्स टू br डॉट रीड लाइन, तो मैंने बोला जब तक s की वैल्यू जो है br डॉट रीड लाइन, मतलब अब br क्या करेगा, br अपने रीड लाइन फंक्शन को कॉल कर रहा है और s के अंदर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जो भी वो पढ़ेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो s में डालता रहेगा, और जब तक ये वैल्यू नल नहीं हो जाती, इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक मुझे क्या प्रिंट कराना है,
एस को प्रिंट करवाना है। तो मतलब जैसे मान लो मैंने स्टीम्ड एंड फ्राइड डाला था, तो पहले एस गया, वो एस के अंदर स्टोर हो गया। जो हमारा स्टिंग एस था, मेरा स्टीम, क्योंकि मैंने आर भी डाला था तो इसलिए मैं दोबारा स्ट्रीम लिख रही हूँ। तो पहले एस था, ठीक है, वो एस गया बी आर रीड लाइन के थ्रू एस के अंदर, ठीक है। फिर उसने बोला ये तो नॉट इक्वल टू नल है। फिर उसने क्या किया, एस को प्रिंट करा दिया। फिर जब तक ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास एक नल वैल्यू नहीं आ जाती स्टीम्ड एंड फ्राइड के बाद, ठीक है, तब तक ये एस को प्रिंट करता रहेगा। ओके, फिर आ जाएगा बी आर डॉट क्लोज, क्योंकि जो हमने रिसोर्स यूज किया है उसे हमें दोबारा क्लोज करना है। और फिर हमारे पास आउटपुट आ गया स्टीम डॉट फ्राइड, स्टीम्ड एंड फ्राइड। ओके, वेरी सिंपल। दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। पहले हमने अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, उसके बाद हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक डाला। कैच ब्लॉक में हमने कुछ नहीं डाला, हम डन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आई एक्सेप्शन आ सकता है। फिर हमने बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने न्यू बफर रीडर, न्यू कीवर्ड का यूज करके कंस्ट्रक्टर को बुलाया। फिर हमने एक न्यू फाइल रीडर बनाया, ठीक है, हमने न्यू फाइल रीडर बनाया। अब हमने अपनी फाइल की लोकेशन डाल दी विद डबल स्लैशेस। फिर लास्ट में हमने फाइल का नाम डाल दिया और इसको हमने किया है डबल इन स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमने यहाँ किया एक स्ट्रिंग एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर एक लूप बनाया जिसमें लिखा हमने व्हाइल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब जो मेरा बी आर रीड कर रहा है जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक एस को प्रिंट कराते रहिए। तो वो प्रिंट कराता गया, ठीक है, और जैसे ही नल आया वैसे ही वो लूप ब्रेक करके बाहर आ गया। और फिर हमने क्या किया, अपने बी आर को जो बफर रीडर था उसको क्लोज कर दिया। सो दिस इज अबाउट हाउ वी राइट कोड, हाउ वी रीड एंड राइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर फाइल। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉकेट प्रोग्रामिंग। और सॉकेट प्रोग्रामिंग में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लाइंट? ओके, सो क्लाइंट इज अ डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम अनदर ऐप और अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ कंप्यूटर, यूजुअली अ सर्वर। सो कोई भी चीज जो कोई रिक्वेस्ट कर रही है सर्विस को, ओके, तो हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं या रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम होते हैं क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा मोबाइल ऐप होता है, मोबाइल ऐप आस्किंग फॉर अ वेदर इन्फो इज क्लाइंट। तो हमने अपने मोबाइल पे वेदर ऐप खोला, ओके, हमने रिक्वेस्ट करा सर्वर को कि प्लीज टेल अस द वेदर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और उसके बाद सर्वर हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो भी डिवाइस रिक्वेस्ट करता है कोई सर्विस या रिसोर्स, उसे हम कहते हैं क्लाइंट। और सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ डिवाइस और अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज और डेटा टू क्लाइंट्स अपॉन अ रिक्वेस्ट। तो जो हमारी रिक्वेस्ट पे हमें सर्विसेज या डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं सर्वर। इट लिसन्स फॉर इनकमिंग कनेक्शंस एंड रिस्पॉन्ड्स। तो वो इनकमिंग कनेक्शंस के लिए लिसन करता रहता है, देखता रहता है कि हु इज आस्किंग, हु इज रिक्वेस्टिंग, एंड फिर वो रिस्पॉन्ड करता है उसी हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अ मेल सर्वर डिलीवर्स ईमेल टू द क्लाइंट इन जावा प्रोग्राम यूजिंग सर्वर सॉकेट टू लिसन ऑन अ पोर्ट इज अ सर्वर। ओके, ये दो जो लाइनें हैं वो हम अभी समझते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉकेट्स। ओके, तो हमें पता चल गया क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है? जो रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब आ गए हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर refers to a system that hosts, delivers and manages most of the resources and services that client requests. तो अब क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? सर्वर हमारा एक ही होता है, क्लाइंट हमारे बड़े सारे होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक सिस्टम है जो होस्ट करता है, डिलीवर करता है और मैनेज करता है रिसोर्सेज को और सर्विसेज को जो क्लाइंट आस्क करता है और सर्वर प्रोवाइड करता है। दिस मॉडल इज in this model, all requests and services are delivered over a network and is also referred as the networking computing model or a client server network. Okay, so इस मॉडल में क्या होता है? All the requests and services are delivered over a network. तो सारी जो भी सर्विस होती है, रिक्वेस्ट होती है, वो नेटवर्क के ऊपर ही डिलीवर करी जाती है as the networking computing model or a client server network. ओके, अब क्या होता है? पहली चीज, क्लाइंट सेंड्स देयर रिक्वेस्ट विया अ नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइस। तो क्लाइंट क्या करता है? एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। पहला स्टेप होता है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइस से, ओके, जिसमें नेटवर्क आ रहा होगा उस डिवाइस से एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर क्या होगा?
नेटवर्क सर्वर एक्सेप्ट करेगा उस रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करेगा यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया है। फिर फाइनली द सर्वर डिलीवर्स द रिप्लाई टू द क्लाइंट। एट द एंड क्या होगा, सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा क्लाइंट को। ओके, सो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे नेटवर्क अनेबल्ड डिवाइसेस हैं, हम इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सॉकेट पर। तो सॉकेट क्या होता है? सॉकेट is one end of a two-way communication link between two programs running on a network. तो सॉकेट क्या होता है? एक टू वे कम्युनिकेशन के बीच में, जैसे मान लो ये मेरा डिवाइस 1 है और ये मेरा डिवाइस 2 है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हर एक एंड पर एक एक सॉकेट होगा, दोनों एंड पर एक एक सॉकेट होगा। तो सॉकेट इज अ वन एंड पॉइंट ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन, वन एंड पॉइंट ऑफ अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों साइड पे एक एक सॉकेट होगा। सर्वर सॉकेट क्या होता है? सर्वर सॉकेट इज अ टाइप ऑफ सॉकेट यूज्ड इन नेटवर्क कम्युनिकेशन फॉर अ सर्वर एप्लीकेशन स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू लिसन फॉर इनकमिंग क्लाइंट कनेक्शंस एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल। तो सर्वर सॉकेट क्या होता है? सर्वर पे ना एक स्पेशल टाइप का सॉकेट होता है। ठीक है, तो सर्वर सॉकेट क्या करता है, जैसे जो हमारा सर्वर सॉकेट होता है वो वेट करता है इनकमिंग कॉल्स का, इनकमिंग रिक्वेस्ट्स का, और वो उनको कैच करता है सर्वर सॉकेट, और हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया सॉकेट क्रिएट कर देता है। ओके, एक नया सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। एक बार देख लेते हैं। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर क्रिएट्स अ सर्वर सॉकेट। ठीक है, अब ये सर्वर एंड पे हो रहा है। सर्वर एंड पे क्या हो रहा है? क्रिएट्स अ सर्वर सॉकेट, एक सर्वर सॉकेट पहले से होता है। बाइंड द सॉकेट टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, तो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे बाइंडेड होता है और ये लिसन करता है इनकमिंग कनेक्शंस के लिए कि इनकमिंग कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे। व्हेन अ क्लाइंट connects, the server accepts the connection and creates a new socket for that client. तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कनेक्शन को और क्रिएट कर लेता है एक नया सॉकेट उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। अब क्या होता है, द सर्वर कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट थ्रू इट्स न्यू सॉकेट। ठीक है, अभी जो नया सॉकेट बना दिया सर्वर ने, तो इस सर्वर सॉकेट ने एक नया सॉकेट बना लिया जो स्पेसिफिकली क्लाइंट से, जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट से कनेक्टेड है और वो इसी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। जबकि क्लाइंट एंड में क्या होता है? क्लाइंट एंड में कुछ नहीं होता। क्लाइंट एंड में एक सॉकेट क्रिएट होता है, वो कनेक्ट करता है सर्वर के एड्रेस से और पोर्ट से। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट, और वहां पे क्या था? सिर्फ पोर्ट था, एक स्पेसिफिक पोर्ट। यहाँ पे क्या होता है? कम्युनिकेट करता है सर्वर के थ्रू अ सॉकेट और क्लोज कर देता है कनेक्शन को जब डन हो जाता है। तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं करता, बस एक आईपी एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, क्लाइंट का जो आउटपुट स्ट्रीम है सर्वर का इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा, और सर्वर का जो आउटपुट स्ट्रीम है क्लाइंट का इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो क्लाइंट सॉकेट है इसका जो आउटपुट है वो सर्वर के लिए इनपुट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी चीजें बोल रहा है वो ये चीजें सुन रहा है, सर्वर चीजें सुन रहा है, तो ये इसका इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट में ले लेगा। और जो सर्वर आउटपुट है, जो सर्वर आउटपुट देगा वो क्लाइंट इनपुट ले लेगा। ठीक है, जो सर्वर चीजें बोलेगा वो क्लाइंट रीड कर लेगा, इनपुट ले लेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने कनेक्टिंग क्लाइंट एंड सर्वर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किया import java डॉट नेट डॉट सर्वर सॉकेट। ठीक है, हमने सर्वर सॉकेट को इंपोर्ट किया, फिर हमने java डॉट नेट डॉट सॉकेट को इंपोर्ट किया। तो ये हमारी लाइब्रेरीज है, हमने इनको इंपोर्ट किया। सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, फिर हमने बनाया पब्लिक क्लास सर्वर, और अपनी सर्वर क्लास में आ गए हैं, मेन क्लास में आ गए हैं। ओके, ये सर्वर के एंड से कोड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, फिर हमने पहले किया, पहले हमने प्रिंट करा दिया वेटिंग फॉर क्लाइंट, तो हमने पहले सिस्टम आउट करा वेटिंग फॉर क्लाइंट। फिर हमने डाला ट्राई एंड कैच ब्लॉक,
ठीक है जी। कैच ब्लॉक में मैंने डाला कि अगर कोई भी एक्सेप्शन ई आता है तो प्रिंट करा दो एरर अकर्ड। ओके, प्रिंट करा देंगे एरर अगर, अगर कुछ भी एरर आता है। अब मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या डाला, सर्वर सॉकेट एस एस इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट क्या थी, मेरी क्लास। एस एस क्या हुआ, मेरा वेरिएबल। न्यू क्या हुआ, मेरा कीवर्ड, न्यू कीवर्ड कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने सर्वर सॉकेट, ये मैंने क्या बना लिया, सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ मैंने डाल दिया है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, हमारे कोई भी पोर्ट का वैलिड नंबर। क्रिएटिंग अ सर्वर सॉकेट एंड पास अ पोर्ट नंबर। SS is a server socket object which listens for the incoming client connections on a specific port। तो ये जो SS है ये हमारे पोर्ट नंबर पे वेट करेगा क्लाइंट के कॉल का, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब क्या करना है, हमने बनाना है सॉकेट SOC। ठीक है, हमने एक सॉकेट बनाया SOC करके इज इक्वल्स टू SS डॉट एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट मेथड क्या करता है, एक्सेप्ट मेथड वेट करता है जब तक क्लाइंट कनेक्ट करता है सर्वर पे। तो मतलब ये तब तक वेट करेगा जब तक कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं भेज देता। ठीक है, द पोर्ट SS इज लिसनिंग ऑन, तो ये पर्टिकुलर पोर्ट पे, वही अपने पुराने पोर्ट पे वेट करेगा कि तब तक कोई क्लाइंट आएगा रिक्वेस्ट, तब तक ये वेट रहेगा, तब तक ये जो एक्सेप्ट फंक्शन है ये वेट करता रहेगा। अब क्या होगा, सॉकेट SOC, तो ये जो SOC ऑब्जेक्ट है हमने जो बनाया है, once a client connects the accept method returns a new socket object। जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा वैसे ही ये जो नया सॉकेट है ये क्रिएट हो जाएगा SOC नाम का। that represents the connection to the specific client। तो ये कनेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट से। और फिर हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं system डॉट आउट प्रिंट एल एन कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब हम आ गए अपने क्लाइंट पार्ट पे। क्लाइंट पार्ट पे क्या हो रहा है, पहले हमने java.net सॉकेट को इंपोर्ट कराया, क्लाइंट में मेन में आ गए, ट्राई एंड कैच ब्लॉक डाला, कैच ब्लॉक में डाल दिया कि भाई एरर आए तो एरर प्रिंट करा देना। ठीक है, ट्राई में क्या डाला हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पहले हमने प्रिंट करा दिया क्लाइंट स्टार्टेड। ओके, फिर हमने डाल दिया सॉकेट SOC इज इक्वल्स टू न्यू सॉकेट। अब हमने यहाँ पे बना लिया है नया सॉकेट SOC नाम का, जिसका होस्ट है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो मैंने बनाए थे क्लाइंट और सर्वर सेम मशीन पे थे, तो मैंने लोकल होस्ट डाला है। यहाँ पे आएगा होस्ट का IP एड्रेस। ओके, और यहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर जिस पे वो लिस्ट है। बस यही काम करना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने ढंग से क्या किया है। सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराया, सर्वर सॉकेट और सॉकेट। सर्वर सॉकेट क्यों कराया, क्योंकि हम सर्वर पे हैं, ये सर्वर के एंड से कोड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर हमने पब्लिक मेन में आ गए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास में आ गए, प्रिंट कराया अपना वेटिंग फॉर क्लाइंट की भाई अब तो हम क्लाइंट के लिए वेट कर रहे हैं। फिर हमने बनाया अपना ट्राई और कैच ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक में हमने क्या डाला, ट्राई ब्लॉक में हमने डाला कि सर्वर सॉकेट SS इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट। तो मैंने एक सर्वर सॉकेट का एक SS नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका पोर्ट नंबर है 9806, कुछ भी हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5000। ओके, क्रिएटिंग अ सर्वर सॉकेट एंड पास अ पोर्ट नंबर। दिस इज अ सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट which listens for the incoming client connections on a specific port। तो ये पोर्ट नंबर 9806 पे वेट करेगा कि कब इसको रिक्वेस्ट आएगी। उसके बाद जो हमारा सॉकेट SOC है, अब हमने क्या किया, सॉकेट का एक, अब हमने सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है SOC, जो कि है इज इक्वल्स टू SS डॉट एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट फंक्शन क्या करता है, ये पोर्ट नंबर 9806 पर वेट करेगा जब तक कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक ये मेथड को ब्लॉक रखेगा, तब तक ये मेथड को वेट कराएगा। ओके, और जो SOC नाम का सॉकेट है, जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट करेगा, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, वैसे ही SOC नाम के ऑब्जेक्ट का बन जाएगा हमारे पास सॉकेट। ठीक है, सॉकेट बन जाएगा और उसके बाद इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा कनेक्शन था वो इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, हमने फिर प्रिंट करा दिया कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, और कैच ब्लॉक में डाल दिया कि सिंपल अगर कोई एरर आए तो प्रिंट करा देना भाई एरर है, एरर अकर्ड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सॉकेट एंड पे क्या किया, सॉकेट को इंपोर्ट कराया, मेन में आए, ट्राई कैच ब्लॉक डाला, कैच में बस ये डाल दिया कि एरर आएगा। बट ट्राई में हमने क्या किया, ट्राई में हमने प्रिंट कराया पहले तो कि क्लाइंट स्टार्ट हो चुका है।
उसके बाद हमने क्या किया, सॉकेट क्लास का एसओसी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, एसओसी, और फिर उसको न्यू सॉकेट करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना हम, तो सबसे पहले आएगा हमारा लोकल होस्ट। हम जो पैरामीटर भेजेंगे उसमें हमारा आएगा आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। तो सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट, क्योंकि हम सेम मशीन पे चला रहे हैं। और पोर्ट नंबर क्या आएगा, पोर्ट नंबर वही आएगा जो आप सर्वर पे डालोगे, जिस सर्वर पे आपका वो लिसन कर रहा है, जिस सर्वर पे आपका वो वेट कर रहा है। ठीक है, सो इसका यही आएगा, वेटिंग फॉर क्लाइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, और कुछ नहीं आएगा। और सर्वर साइड पे क्या आएगा, सर्वर साइड पे भी यही आएगा, वेटिंग फॉर क्लाइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ और सॉरी, और क्लाइंट साइड पे आएगा क्लाइंट हैज स्टार्टेड। अब हम इसको हम जो ये हमने रिसोर्स यूज किया है, हम इसे क्लोज भी करा सकते हैं एसओसी डॉट क्लोज डाल के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। ऑन सर्वर साइड क्रिएट अ सर्वर सॉकेट। ओके, पहले हमने सर्वर सॉकेट बनाया, सर्वर सॉकेट ओपन द सॉकेट एंड बाइंड इट टू अ स्पेसिफिक पोर्ट टू लिसन फॉर द इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। फिर हम वेट करेंगे कनेक्शन का। ठीक है, तब तक ये वेटिंग स्टेट में रहेगा, ब्लॉक रहेगा अंटिल अ क्लाइंट ट्राइज टू कनेक्ट। फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कनेक्शन को। Once a connection is connect, server accepts the connection and establish a communication link. Establish करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स को, जो भी सर्वर सेंड एंड रिसीव करेगा डेटा, ओके, फ्रॉम द कनेक्टेड क्लाइंट। फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट को, उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी हम उसको प्रोसेस करेंगे और एक रिस्पॉन्स बैक देंगे। ठीक है, फिर हम क्लोज कर देंगे कनेक्शन को। Once the communication is complete, server closes the connection. ठीक है, सिंपल थिंग, सर्वर साइड पे बहुत आसान था। अब क्लाइंट साइड पे क्या होगा, ये देखो, सर्वर साइड पे क्लोज करने के लिए एसओसी डॉट क्लोज यूज कर सकते हैं, दोनों साइड में से किसी भी साइड पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट साइड पे क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट अ कनेक्शन। पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कनेक्शन को कि भाई वी वांट अ कनेक्शन। द क्लाइंट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट द सर्वर बाय स्पेसिफाइंग द आईपी एड्रेस। सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे और पोर्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, फिर हम स्टैब्लिश करेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रीम्स को। ओके, फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसके बाद हम कनेक्शन को बंद कर देंगे। आफ्टर इंटरेक्शन द क्लाइंट क्लोजेस द कनेक्शन प्रॉपरली। ओके, और क्लोज कैसे करेंगे, एसओसी डॉट क्लोज डाल के। यहाँ मैंने नहीं किया है, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे एस ओ सी डॉट क्लोज। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सीरियलाइजेशन इन जावा। सीरियलाइजेशन इन जावा, तो सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली सेव टू अ फाइल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सीरियलाइजेशन में हम अपने ऑब्जेक्ट को एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने ऊपर स्ट्रीम्स पढ़ी, वैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हम एक फाइल को भेज देते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, आप म्यूजिक सुन रहे हो एंड यू पॉज समवेयर। ठीक है, सो आपने बीच में कहीं पॉज कर दिया और आप फिर थोड़े टाइम बाद आते हो और फिर दोबारा उस म्यूजिक को ऑन करते हो, सो आपको वो उसी पॉज जगह से सुनने को मिलेगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने वो म्यूजिक पॉज किया, ठीक है, तो जब हमने उस म्यूजिक को पॉज किया, उस ऑब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को हमने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में भेज दिया, और जब हमने उसे दोबारा चलाया तो उस फाइल से हमने दोबारा बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में ले आए। ठीक है, सो इट अलाउज द ऑब्जेक्ट स्टेट टू बी प्रिजर्व्ड एंड लेटर रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू डीसीरियलाइजेशन। तो जो हमने ये ऑब्जेक्ट था, इसको जो फाइल में भेजा, इसको जो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में भेजा, उसे हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। और जो हम उसे वापस ले आए, फाइल से ऑब्जेक्ट में वापस ले आए, उसे हम कहते हैं डीसीरियलाइजेशन। सिंपल सी बातों पे दोबारा समझते हैं।
कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हम कोई भी चीज फाइल में भेजते हैं, बाइट कोड की फॉर्म में, बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में, सॉरी, जब भी हम ऑब्जेक्ट को एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर कराते हैं, ठीक है, और उस फाइल से दोबारा उस पे उस फाइल से दोबारा उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। जब हमने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में स्टोर कराया, ये हो गया हमारा सीरियलाइजेशन। और जब हम फाइल से वापस उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आए, वो हो गया हमारा डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, अब एक बार इसे पढ़ लेते हैं। टू serialize an object in Java, the class must implement the java.io.serializable interface। तो ये हमारे पास एक इंटरफेस है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि ये इंटरफेस है तो इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट ही कर सकते हैं। तो ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इज टू परफॉर्म सीरियलाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम होगी तो सीरियलाइजेशन होगा, और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम होगी तो डीसीरियलाइजेशन होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से फाइल में भेज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का आउटपुट होगा। तो जब आउटपुट स्ट्रीम होगी तब क्या होगा, सीरियलाइजेशन होगा। और जब हम फाइल से ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम होगी तो डीसीरियलाइजेशन होगा। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जावा डॉट आईओ सीरियलाइजेबल को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। तो हमने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, पहला है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेम है हमारे पास, और स्टूडेंट की एज है, प्राइवेट इंट एज। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने नेम और एज पास कर दिया है, और अब वो इसकी वैल्यू में आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, सीरियलाइजेबल में हमने क्या किया, हमने बोला import java डॉट आईओ फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली। फिर हमने क्या किया, पब्लिक क्लास सीरियलाइजेबल एग्जांपल, ये मेरी मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट जिसका नाम है दृष्टि, एज है 21 ईयर्स। ठीक है, तो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने दोबारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक डाला। कैच ब्लॉक में हमने प्रिंट स्टैक ट्रेस करा दिया। ठीक है, कैच ब्लॉक को हमने बेसिकली हमने ट्राई कैच ब्लॉक को इसलिए रखा है ताकि हम कैच कर सके अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि होता है फाइल आउट। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया, वेरिएबल का नाम है फाइल आउट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम फाइल आउट है, तो इसका न्यू फाइल आउट स्ट्रीम। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपनी फाइल का नाम दे दिया। तो ज्यादातर हम जब भी सीरियलाइजेशन यूज करते हैं तो हम .ser फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग फॉर्म में फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था आउट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आउट। फिर न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने क्या किया, फाइल आउट को लिंक कर दिया आउट से। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को आपस में लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट भेज दिया फाइल आउट। ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने भेज दिया। अब मैं क्या करूंगी, आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट एस। तो अब आउटपुट क्या करे, आउट क्या करेगा, आउट राइट ऑब्जेक्ट मतलब राइट करेगा, किस चीज को राइट करेगा, एस को राइट करेगा। एस क्या है मेरा, स्टूडेंट दृष्टि 21। ठीक है, तो इसको वो आउट करेगा, राइट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आउट को भी क्लोज कर देंगे और फाइल आउट को भी क्लोज कर देंगे, और फिर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट हैज बीन सीरियलाइज्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। पहले हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, सीरियलाइजेबल को इंपोर्ट कराया। ठीक है, फिर हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई जिसमें एक इंटरफेस रन किया जो कि है सीरियलाइजेबल इंटरफेस।
इसमें दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, नेम और एज। ठीक है, हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इनपुट कराया और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को इनपुट कराया। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरीज हमने इनपुट करा ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट एस नाम का एक नया स्टूडेंट बनाया जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, दृष्टि और 21। तो जो हमने ऊपर पढ़े थे स्ट्रिंग नेम और इंट एज, तो स्ट्रिंग नेम क्या हो गया, दृष्टि, और इंट एज हो गया 21। अब हमने ट्राई कैच ब्लॉक डाला, कैच में कुछ नहीं डाला है, ट्राई में डाला है सब कुछ। ठीक है, तो पहले ट्राई में क्या डाला, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है हमारी, उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या है, फाइल आउट। ठीक है, फाइल आउट है। फिर हमने क्या किया, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब फिर यहाँ पे क्या डाल दिया, अपनी फाइल का नाम, कि कौन सी फाइल में लिखाना है। फाइल किसमें होगी, .ser फॉर्मेट में होगी। ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था आउट। ठीक है, फिर न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउट को क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया कि भाई हमें किस फाइल में लिखना है, हमें स्टूडेंट एसईआर फाइल में लिखना है। और स्टूडेंट एसईआर फाइल में कौन लिखेगा, फाइल आउट। ठीक है, फाइल आउट से लिखना है, आउट लिखेगा, बट फाइल आउट को हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर भेज दिया है। ठीक है, तो फाइल आउट को हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर भेजेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, राइट ऑब्जेक्ट, बट व्हाट डू यू वांट टू राइट, यू वांट टू राइट द एस। ठीक है, एस क्या है, दृष्टि 21, तो हमने एस लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमारा जो काम हो चुका है वो तो खत्म हो गया है, तो हमने क्या किया, आउट डॉट क्लोज, क्लोज कर दिया आउट को। फाइल डॉट आउट को भी क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज बचाने होते हैं, हमने अपने रिसोर्सेज क्लोज करने होते हैं लिखने काम करने के बाद। फिर हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट हैज बीन सीरियलाइज्ड। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर फाइल में भेज दिया, सेव कर लिया। अब हमें फाइल से निकालना भी तो है, तो निकालते हुए क्या होगा, हम इनपुट स्ट्रीम डालेंगे, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, है ना। फिर अभी क्लास बनाई मैंने मेन, डीसीरियलाइज एग्जांपल, तो मेन क्लास है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट एस की वैल्यू रखूंगी नल। ठीक है, मेरे पास एक वेरिएबल है एस जिसका टाइप है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, बट इसकी वैल्यू अभी है नल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक डालेंगे। कैच ब्लॉक में फिर से कुछ नहीं डाला है हमने, बट ट्राई ब्लॉक में डाला है। ट्राई ब्लॉक में क्या डाला है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका वेरिएबल था फाइल इन। दोबारा अपने फाइल का नाम डाला, फाइल कौन सी है जिसे रीड करना है, स्टूडेंट डॉट एस ई आर। ओके, फिर हमने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है इन। ठीक है, फिर न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और इसमें हमने क्या डाला, फाइल इन। बिल्कुल सेम चीज, बट आउटपुट की जगह इनपुट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एस में इसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो हमने लिखा एस ब्रैकेट में स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं इसको हम इसको व्हाट डू वी से चेंज कर रहे हैं, इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट डेटा टाइप में, स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, जो हमने इन था, जो हमारा इनपुट स्ट्रीम था इन, पे डॉट ऑपरेटर लगा के रीड ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनको भी क्लोज कर देंगे और फाइल इनको भी क्लोज कर देंगे। अब हम इन दोनों को क्लोज कर चुके हैं, हमारा रिसोर्स, हमने अपने रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे डी सीरियलाइज स्टूडेंट नेम डॉट एस डॉट नेम और एज एस डॉट एज। तो इससे क्या प्रिंट होगा, इससे प्रिंट होगा दृष्टि 21। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, इनपुट वाली करी क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। फिर हमने एक स्टूडेंट एस नाम का वेरिएबल बनाया जिससे वैल्यू साइन कर दी नल, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और पैरामीटर दिया क्या, जिस फाइल को रीड करना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था इन, और उसमें किसको दिया, हमने उसमें फाइल इन को डाला, हमारा पैरामीटर उसमें था फाइल इन। ठीक है, अब एस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट क्लास में हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज को, जो हमने इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट से जो भी हमने इनपुट निकाला। ठीक है, स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इनको क्लोज कर दिया, फाइल इनको क्लोज कर दिया। कैच ब्लॉक में हमने कुछ नहीं डाला था। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया डी सीरियलाइज स्टूडेंट नेम डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा एस डॉट नेम की जगह, एस डॉट नेम क्या है, दृष्टि, तो दृष्टि प्रिंट हो जाएगा। और एज, एस डॉट एज क्या है 21, तो 21 प्रिंट हो जाएगा, ऑल्दो आई एम नॉट 21। तो हम पढ़ रहे हैं आज JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी।
Java Database Connectivity is an API in Java that enables applications to interact with databases. It allows Java program to connect to a database, execute queries, and retrieve and manipulate data by providing a standard interface. JDBC ensures that Java applications can work with different relational databases like MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc. अब वो कहना क्या चाह रहा है, जो भी हमारा डेटा होता है हम उसे अपने डाटाबेस में रखते हैं, राइट। और जो हमारा डाटाबेस लैंग्वेज यूज करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है एसक्यूएल। बट जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो किसी और लैंग्वेज में होती है। फॉर हियर वी हैव जावा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस when these applications want to use this database? It wants to retrieve some information, manipulate data or queries, and it has to perform certain functions on database. Okay, here comes to play JDBC. JDBC क्या करता है? JDBC एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशंस के लिए, जो हेल्प करती है उन्हें डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में और उनसे काम करने में। ओके, सो दैट दे कैन वर्क विद डेटाबेस विदाउट नोइंग एसक्यूएल। ओके, अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। What is the purpose of it? Database connectivity. JDBC provides necessary tools and classes for Java applications to establish connections with various database systems. तो JDBC क्या करता है? Necessary tools provide करता है और classes provide करता है Java applications के लिए, ताकि वो database के साथ connection बना पाए। Okay, SQL execution. It allows Java applications to execute SQL queries, commands, to interact with the database, such as retrieving data, inserting records, updating data, and deleting records. So जितने भी हम SQL के थ्रू queries और commands भेजते हैं अपने database को, वो हम अपनी Java application से कर पाए, इसके लिए हमारे पास आता है JDBC. Okay, it helps in this SQL execution. Okay, retrieving data, inserting records, अपडेटिंग डेटा, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, फिर आता है रिजल्ट हैंडलिंग। अब जो भी हमने क्वेरी भेजी या जो भी हमने प्रोसेस किया उसका हमारे पास आता है रिजल्ट, एंड वी नीड टू प्रोसेस दैट रिजल्ट। JDBC enables Java applications to process the results received from the databases in response to the query. आ जाता है steps to connect database in Java. तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है import the packages. ओके, हम पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। सेकेंड आता है लोड द ड्राइवर यूजिंग द फॉर नेम मेथड, और फिर थर्ड आता है रजिस्टर द ड्राइवर यूजिंग ड्राइवर मैनेजर। सो अभी एक चीज है कि नाउ वी डोंट नीड टू डू दिस स्टेप। ओके, हमारे लेटेस्ट जावा के अपडेट में वी डोंट नीड टू डू दिस स्टेप, वी डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, हमारा सिर्फ लोड से ही काम हो जाता है। ठीक है, फिर आता है स्टेप 4, एस्टैब्लिश द कनेक्शन यूजिंग द कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट। फिर हम करते हैं एस्टैब्लिश कनेक्शन को। क्रिएट अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड क्लोज द कनेक्शंस। सो दीज आर द 6 स्टेप्स। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं JDBC ड्राइवर्स के बारे में, और JDBC ड्राइवर्स होते हैं हमारे 4 टाइप्स के, और हमें एक एक करके इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि हाउ डज एक्चुअली दे वर्क। ओके, हाउ डू एक्चुअली दे वर्क। अब आ जाते हैं अपने पहले ड्राइवर पे, JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। ठीक है, a JDBC driver that uses ODBC, Open Database Connectivity, to connect with Java application to the databases. तो इसका मेन हमारे पास कंपोनेंट क्या है? ODBC, Open Database Connectivity। तो ये क्या करता है? It acts as a bridge. तो ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है JDBC API में और ODBC ड्राइवर में। मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर और JDBC को कनेक्ट करने के लिए ये एज अ ब्रिज काम करता है। इट इज इजी टू सेटअप फॉर क्विक प्रोटोटाइपिंग। तो ये क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छा है और इजी है। इट इज गुड फॉर एक्सेसिंग ओल्डर डेटाबेस दैट ओनली सपोर्ट ODBC। तो जो पुराने डेटाबेस होते थे, क्योंकि सबसे पहला ड्राइवर है, इसीलिए बहुत सारे पुराने डेटाबेसेस में ODBC यूज होता है, और वो दे ओनली सपोर्ट ODBC, तो ये उनके लिए अच्छा है। फिर हमारे पास आता है नेटिव API ड्राइवर। अब JDBC ड्राइवर दैट कन्वर्ट्स JDBC कॉल्स इनटू नेटिव API कॉल्स।
मतलब ये JDBC की कॉल्स को नेटिव API यानी C++ की कॉल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. It uses a native library provided by the database vendor. Better performance than type 1. ओके, क्योंकि इसके बाद आया है तो इसकी परफॉर्मेंस पहले वाले से अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंस इट एलिमिनेट्स ODBC लेयर. तो ये इस ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी की जो लेयर होती है इसको एलिमिनेट कर देता है और सपोर्ट करता है एडवांस डेटाबेस फीचर्स को थ्रू नेटिव कॉल्स. क्योंकि एडवांस डेटाबेस फीचर्स होंगे क्योंकि जो हमारी कॉल्स होंगी वो नेटिव एपीआई में होंगी, C++ में होंगी. फिर हम आ जाते हैं अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर पे. अब ये क्या करता है, a JDBC driver that sends JDBC calls to a middleware. So अब ये मिडिलवेयर सर्वर पे कॉल्स को भेज देता है. फिर ये मिडिलवेयर सर्वर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एक्चुअल डेटाबेस के साथ. सो इसमें हम डायरेक्टली कनेक्शन नहीं बिठा रहे हैं, हम पहले JDBC कॉल्स को मिडिलवेयर सर्वर पे डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर मिडिलवेयर सर्वर हमारा कनेक्शन बिठा रहा है डेटाबेस के साथ. ओके, फिर हमारे पास आता है the driver itself does not interact directly with the database. तो driver itself does not interact directly with the database. तो database के साथ directly interact नहीं करता, एक middleware को भेजता है, middleware interact करता है. और इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये प्योर जावा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ideal for internet-based or distributed applications, can connect with multiple types of databases via middleware. Okay, ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है, ये बहुत सारे टाइप्स के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है क्योंकि हम डायरेक्ट कॉल नहीं भेज रहे हैं, हम मिडिलवेयर सर्वर को कॉल भेज रहे हैं और वो कनेक्ट कर रहा है. फिर क्या होता है, ये सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑन मिडिलवेयर, सिंप्लीफाइज क्लाइंट सेटअप. ओके, तो क्लाइंट साइड का सेटअप ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. फिर हमारे पास आते हैं थिन ड्राइवर. तो दिस इज द बेस्ट ड्राइवर. ओके, अ प्योर जावा JDBC ड्राइवर दैट कनेक्ट्स directly converts JDBC calls into database native protocol. तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है JDBC की कॉल्स को डेटाबेस के नेटिव प्रोटोकॉल में. इट डज नॉट रिक्वायर एनी नेटिव लाइब्रेरीज और मिडलवेयर, इट कनेक्ट स्ट्रेट टू डेटाबेस. ये स्ट्रेट टू डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है, इसे कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए, इसे कोई मिडलवेयर नहीं चाहिए, और ये 100% जावा है, फुली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हाई परफॉर्मेंस देता है, नो इंटरमीडिएट लेयर, इजी टू डिप्लॉय, just include one driver.jar file. Okay, most of the modern databases provide these drivers. तो most of the modern databases हम इसे ही यूज करते हैं. This is the most used driver. अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की. So we are talking about multi-threaded server. So हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ी, हमने सर्वर्स पढ़े, सर्वर क्लाइंट कनेक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी थ्रेडेड सर्वर. आई होप आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कोड. ठीक है, अब मल्टी थ्रेडेड सर्वर क्या होता है, अ सर्वर दैट हैविंग मोर देन वन थ्रेड इज नोन एज मल्टी थ्रेडेड सर्वर. तो अगर एक सर्वर में एक से ज्यादा थ्रेड होते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड सर्वर. व्हेन अ क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, अ थ्रेड इज जनरेटेड थ्रू व्हिच अ यूजर कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर. तो जैसे हमारे सॉकेट जनरेट होते थे, तो सॉकेट इज लाइक द एंड लाइन, वैसे हमारे थ्रेड भी जनरेट होते हैं. वी नीड टू जनरेट मल्टीपल थ्रेड्स टू एक्सेप्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम. सो व्हेन वी वांट टू प्रोसेस मल्टीपल रिक्वेस्ट तो हमें मल्टीपल थ्रेड्स भी चाहिए होंगे, इसलिए वी नीड मल्टी थ्रेडेड सर्वर. अब इसे ऐसे सोचो कि सर्वर इज लाइक अ रेस्टोरेंट. ठीक है, सर्वर एक रेस्टोरेंट है और सॉकेट क्या है, सॉकेट हमारा टेलीफोन लाइन है. तो बहुत सारी टेलीफोन लाइन हो सकती है अलग अलग कस्टमर्स के लिए कि जिससे वो सब में अलग अलग बात कर रहे हैं. बट थ्रेड क्या है, थ्रेड एक वेटर है जो हैंडल करता है कस्टमर के ऑर्डर को. तो वो हैंडल करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कि क्लाइंट क्या करवाना चाह रहा है हमसे. Also, so when many customers bracket clients call the restaurant or the server, the restaurant need many waiters to talk to them at the same time. Each telephone line connects with the customer with the waiter. अब ये कह रहा है कि जो सॉकेट है वो कनेक्ट करता है, बट जो काम जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है वो कौन होता है, वो थ्रेड होता है जो रिक्वेस्ट को लेता है, जो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. सो दैट्स व्हाई वी नीड मल्टी थ्रेडेड सर्वर इन जावा, क्योंकि हम एक थ्रेड से सिर्फ एक ही क्लाइंट को कर पाएंगे और बहुत सारे क्लाइंट को करना है तो मल्टी थ्रेडेड सर्वर लगेगा. अब हम देख लेते हैं व्हाई डू वी नीड मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स इन जावा. पहली चीज तो हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली. ओके, उसके बाद आता है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. इमेजिन अ सर्वर दैट
gets requests from many users at the same time. If you use single threaded server, only one client can be served at a time, while others have to wait, which is inefficient and leads to timeout. A multi-threaded server spawns a new thread for each client. So many clients can be served at the same time. No client is booked waiting for others. ठीक है, पहला पॉइंट हमें सबको पता है कि जितने ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आएंगे उतने ज्यादा हमें थ्रेड्स चाहिए होंगे. दूसरी चीज है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट. तो पैरेलली हम प्रोसेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट को. रिसीविंग क्लाइंट डेटा, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिस्पॉन्स. while one thread waits for user input, others can keep working. ठीक है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जावा थ्रेड मैनेजमेंट, मॉडर्न मल्टी कोर सीपीयूज. तो थ्रेड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, और जो हमारे मल्टी कोर सीपीयूज होते हैं वो दोनों मिलकर एक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. फिर आता है हमारा स्केलेबिलिटी. ओके, क्योंकि मोर यूजर्स होती हैं तो मोर रिक्वेस्ट होती हैं, तो अगर हमारा एप्लीकेशन बढ़ता है, अगर हमें उसे स्केलेबल बनाना है तो हमें मल्टी थ्रेड सर्वर की बहुत ज्यादा नीड है. अब आ जाते हैं इसके एक बार कोड इम्प्लीमेंटेशन में. तो ऐसा हमें अपने कोड में क्या चेंज करना होगा कि हम अपने सर्वर को मल्टी थ्रेड बना पाए. सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे. ओके, उसके बाद हम अपने पब्लिक क्लास मल्टी थ्रेडेड सर्वर, जो हमारा सर्वर वाला क्लास है, जो हमारा मेन है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सर्वर सॉकेट बनाएंगे. ठीक है जी, सर्वर सॉकेट बनाया, ये उसका वेरिएबल है. ठीक है, ये सर्वर सॉकेट हुई क्लास. फिर आया हमारा वेरिएबल, फिर हमने न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करके सर्वर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या पास किया था, पोर्ट नंबर, जहाँ पे हम एक्टिव रहेंगे. ठीक है, जहाँ पे हमारा सर्वर लिसन करेगा. या फिर हमने सिस्टम प्रिंट करवाया सर्वर स्टार्टेड, तो हमारा सर्वर हो चुका है स्टार्ट. अब हमने क्या चलाया है, हमने चलाया है एक वाइल ट्रू, मतलब कि एक इनफाइनाइट लूप. ठीक है, एक इनफाइनाइट लूप चलाया है कि सॉकेट, हमने एक सॉकेट बनाया है जिसका नाम है क्लाइंट सॉकेट. ठीक है जी, अभी क्या कर रहा है, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट. अभी एक्सेप्ट फंक्शन हमें पता है, एक्सेप्ट मेथड हमें पता है कि क्या करेगा, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और तब तक के लिए सॉकेट को वेट पे रखेगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक न्यू क्लाइंट हैंडलर. ठीक है, और इसके अंदर डाल देंगे अपना क्लाइंट सॉकेट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट स्टार्ट. ये क्या करेगा, हमारे थ्रेड को स्टार्ट करेगा. ठीक है, न्यू क्लाइंट हैंडलर, और यहाँ पे डाल देंगे हम क्लाइंट सॉकेट, और इसे हम कर देंगे स्टार्ट. तो अब हमने क्लाइंट हैंडलर बनाया है, तो हमें क्लाइंट हैंडलर की क्लास बनानी होगी. तो क्लास क्लाइंट हैंडलर, और क्योंकि ये थ्रेड है, क्योंकि हम डॉट स्टार्ट लगा रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसे थ्रेड बना देंगे एक्सटेंड्स थ्रेड लगा के. ठीक है जी, अब इसका हमने एट्रीब्यूट बना लिया सॉकेट क्लाइंट सॉकेट. ठीक है, अब हमने क्या किया, पब्लिक क्लाइंट हैंडलर सॉकेट सॉकेट. तो अब इसके अंदर जो भी, ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है, क्योंकि अब जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे वो होगा हमारा सॉकेट, और अब उस जो भी हम पास करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे क्लाइंट सॉकेट की वैल्यू. ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे अपने पब्लिक वॉइड रन पे, रन मेथड पे. ठीक है, अब हमने क्या करना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक डालना है. कैच ब्लॉक में हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, बट ट्राई ब्लॉक में क्या डालेंगे, ट्राई ब्लॉक में हम यहाँ पे जो भी हमें अपने जो भी हमें अपना इनपुट देना, जो भी हम रन कराएंगे, ठीक है, जो भी हमें अपना कोड लिखना है हम वो लिखेंगे. जैसे यहाँ पे अपने प्रिंटर आउट, न्यू प्रिंटर किया है. हम इसे आराम से पढ़ा जा सकता है, बट अभी हम इसे ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वो कोड आएगा जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम अपनी स्ट्रीम्स पढ़ चुके हैं, बाइट स्ट्रीम्स और रीडर एंड राइटर क्लासेस. सो हम इसे पढ़ सकते हैं, एंड आई होप यू रीड इट वंस और ट्वाइस टू अंडरस्टैंड इट. बट ये हमारा कोड है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को क्लोज कर देंगे और अपने सॉकेट को भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम इन और आउट के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो हम रीडर और राइटर करते हैं. ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो अब मैं इसे दोबारा नहीं कराऊंगी. तो हम उनको भी क्लोज करेंगे और अपने सर्वर क्लाइंट सॉकेट को भी क्लोज कर देंगे. एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या हो रहा है. पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया.
ठीक है, पहले हमने करी इंपोर्ट अपनी लाइब्रेरीज, उसके बाद हमने आए मल्टी थ्रेडेड सर्वर के अंदर जो हमारा मेन है मल्टी थ्रेडेड सर्वर। उसके बाद हमने उसमें क्या किया, हमने डाल लिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, तो आईओ एक्सेप्शन आ सकता है इसलिए हमने थ्रोज आईओ एक्सेप्शन कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले हमने किया सर्वर सॉकेट क्रिएट, तो सर्वर सॉकेट क्लास है हमारी, सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट है हमारा, न्यू कंस्ट्रक्टर सर्वर सॉकेट और पोर्ट नंबर, इजी। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं कि भाई सर्वर हो चुका है स्टार्ट, ठीक है जी। वाइल ट्रू हमने एक इनफाइनाइट लूप डाला है। सॉकेट सॉकेट बना, अब हमने क्या बनाया सॉकेट, पहले हमारे पास था सर्वर सॉकेट, अब हमने बनाया है सॉकेट, जैसे हमने अपने नॉर्मली क्लाइंट क्लाइंट एंड सर्वर वाले प्रोग्राम में बनाया था वैसे ही बनाया है सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट है इसका नाम, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट फंक्शन हमें पता है क्या करेगा, वेट करवाएगा तब तक जब तक हमें रिक्वेस्ट नहीं आती क्लाइंट साइड से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड लगा दिया, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, हमने न्यू क्लाइंट हैंडलर बनाया है, क्लाइंट हैंडलर क्लास है हमारी, क्लाइंट हैंडलर बनाया है और उसमें हमने क्या भेजा है क्लाइंट सॉकेट को भेजा है, ठीक है। क्लाइंट सॉकेट को भेज दिया, अब वो क्या कर देगा डॉट स्टार्ट कर देगा, तो ये स्टार्ट क्या करेगा एक नया थ्रेड स्टार्ट कर देगा, ओके। अब हमने जब नया थ्रेड स्टार्ट किया है तो हमारा जो क्लाइंट हैंडलर क्लास है ये भी एक थ्रेड होनी चाहिए, तो हमने जो क्लास बनाई क्लाइंट हैंडलर करके उसको एक्सटेंड करवा दिया थ्रेड पे, तो हमने सॉकेट बनाया और सॉकेट का नाम क्या रखा क्लाइंट सॉकेट, तो ये हमारा क्या है एट्रीब्यूट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया पब्लिक क्लाइंट हैंडलर सॉकेट सॉकेट, इसका मतलब क्या है हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल दिया कि मतलब जब भी हम अपना नया क्लाइंट हैंडलर बना रहे होंगे हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं सॉकेट को और वो किसी क्या करेगा सॉकेट की वैल्यू दे देगा क्लाइंट क्लाइंट सॉकेट को, मतलब हमारा एट्रीब्यूट बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे वॉइड रन पे, वॉइड रन क्या करेगा ट्राई एंड कैच ब्लॉक डाला हमने, जो भी हमें अपना कोड इंप्लीमेंट कराना था वो डाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हमने अपने रिसोर्सेज को क्लोज किया, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया कैच ब्लॉक में डाल दिया आईओ एक्सेप्शन आ सकता है, ओके। तो ये हमारा बन गया कोड, ये हमारा कोड है फॉर मल्टी थ्रेडेड सर्वर। अब हम आ जाते हैं नीचे, अब हम करते हैं थोड़े से पीवाईक्यूज। तो हमारा पहला पीवाईक्यू है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइट ओरिएंटेड एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड आईओ स्ट्रीम्स इन जावा, ये हम कर चुके हैं। फिर वो बोलता है प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ व्हेन बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम्स आर मोर सुटेबल एंड व्हेन कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स आर प्रेफर्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो वो पूछ रहा है कि भाई बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम किस किस सिनेरियो में सुटेबल है। तो हम कब यूज करते हैं बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम को, जब हम डील कर रहे होते हैं विद रॉ बाइनरी डेटा, जैसे इमेज, ऑडियो फाइल्स, video files, PDFs, networks, basically anything that is not plain text, ठीक है। बहुत easy बाइट डेटा। और फिर हम कैरेक्टर ओरिएंटेड कब यूज कर रहे होते हैं जब हम डील कर रहे होते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ, टेक्स्ट डेटा के साथ, CSV फाइल्स, XML फाइल्स, HTML फाइल्स दैट आर ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड ऑन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स SSTP, रीडिंग राइटिंग टू फ्रॉम या टू कंसोल, सिस्टम आउट या सिस्टम इन कर रहे होंगे जब हम, ठीक है। तो वाई इवेंट इज यूज्ड इन जावा, पहली चीज इवेंट भी हमने किए हैं, वाई इवेंट इवेंट लेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम टू टॉक टू ईच अदर व्हेन समथिंग हैपेंड, ठीक है। अ बटन क्लिक हुआ, अ की प्रेस हुई, विंडो क्लोज हुई, ओके, जब भी कोई यूजर के साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर आ जाता है हमारे पास लिसनर और एडेप्टर में डिफरेंस, तो लिसनर इंटरफेस क्या होता है, लिसनर इंटरफेस हर एक लिसनर इंटरफेस में हमें हर एक चीज के लिए एक सिंगल सिंगल कोड लिखना होता है हर एक इवेंट के लिए, जबकि अडेप्टर क्लास में हम क्या कर सकते हैं एम्प्टी मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं सारे इवेंट्स के लिए और सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं। So listener interface is like a contract saying you must handle all these events. Like और adapter class क्या होता है? It is like a helper. You only need to handle the events you care about. ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन